हरियाणा राज्य से जुड़ी सभी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल पाठक पक्ष को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि खबरों से संबंधित सभी जानकारी आपको मिल सके। नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि हमारी हांसी नगर परिषद भंग हो चुकी है और इसके नए चुनाव के लिए ख़ास तौर से प्रधान पद के चुनाव के लिए काफ़ी लोग मैदान में हैं। भाजपा के भी काफ़ी लोग हैं, कांग्रेस के भी हैं, दूसरी पार्टियों के भी हैं। तो आज मेरे साथ उसी क्रम में भाजपा के स्थानीय नेता परवीन बंसल जी हैं। ये पूर्व पार्षद भी हैं और स्थानीय कुछ इनके जुम्मे पार्टी ने जिम्मेदारियां छोड़ी हैं, पदाधिकारी हैं, वो ये बताएंगे उनके पास कौन कौन से पद हैं। तो बात करते हैं परवीन जी से। परवीन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। मैं आपसे पहले तो ये बताओ, आपके हांसी में पद क्या है? आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपके सभी दर्शकों को सादर प्रेम भरा नमस्कार जी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते मेरे पास निगरानी कमेटी का चेयरमैन का दायित्व है। इसके साथ साथ मैं सी विंडो पर भी एमएड पर्सन के तौर पर काम देखता हूँ। अभी ताज़ा 2-3 दिन पहले ही मुझे हिसार सिटी मंडल का प्रभारी बनाया गया है। मैं इस नियुक्ति के लिए भी मेरे प्रदेश नेतृत्व सहित मेरे जिला के माननीय अध्यक्ष कैप्टन भूपेंद्र जी और तमाम भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो पदाधिकारी हैं, मुझे बताओ, नेतृत्व है, उनका धन्यवाद व्यक्त करता हूं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो भी जिम्मेवारी मुझे पार्टी ने दी है, उस जिस भी नियत से दी है, उसको पूरी निष्ठा से निभान करके उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास करूँगा। और जहाँ तक आज का विषय जो आपने रखा नगर परिषद के चुनाव का, मैं आपके सामने क्या वो प्राथमिकताएं रहेंगी कि आप क्या कर पाओगे अब अगर प्रधान बन गए तो? ऐसा है, जैसा कि आपने कहा कि शहर में कोई समस्या नहीं है, ऐसा नहीं है। इन समस्याओं से हम लगातार जूझ रहे हैं, समस्याएं से हम जूझ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि समस्याएं कम हो। मैं ये नहीं कह रहा समाप्त हो, मैं कह रहा हूँ कि हम कोशिश कर रहे हैं कि कम हो और काफ़ी हद तक हमने इस पर कंट्रोल करने का, नियंत्रण करने का काम किया है। अच्छा, हमने इसमें काफ़ी व्यवस्थाओं में सुधार किया है। आपने जैसे अगर आप कूड़े के ढेर की बात करो, सफाई की बात करो, तो सफाई की व्यवस्था हांसी शहर में अगर हम देखें तो काफ़ी डिस्टर्ब है। लेकिन हमने फिर भी उसमें काफ़ी सुधार करने का प्रयास किया, क्योंकि आप देख रहे होंगे। मैं दो बात पूछूंगा, डिस्टर्ब है तो क्या है, सुधार किया तो क्या क्या, वो दोनों मैं वही बता रहा हूँ। क्योंकि जब भी जहाँ भी हम चलते हैं तो हमें दिखता है कि प्रॉपर तरीके से जिस प्रकार से सफाई होनी चाहिए वो हो नहीं रही। कहीं कहीं आज भी कूड़े के ऐसे ठैये जगह ढेर बन गए हैं जिनको देख करके हमें शर्म आती है। और जिम्मेवार भी हम ही हैं, क्योंकि जब हमारी जिम्मेवारी है कि हमें उसको करना चाहिए और हम नहीं कर पा रहे हैं तो मैं जिम्मेवारी से भाग नहीं रहा। लेकिन हम लगातार उसके सुधार के पक्ष में हैं, हमने उसका सुधार किया है। मैं बात कहूँ कि आप निगरानी कमेटी के प्रशासन से जुड़े रहते हैं। हांसी में पॉलीथीन की बहुत बड़ी समस्या है, प्लास्टिक की, और पॉलीथीन के कारण गंदगी इतनी ज़्यादा है जिसका अंत नहीं हो पा रहा। तो नहीं, मैं वही विषय अपना पूरा कर लूँ कि पॉलीथीन भी उसी से जुड़ा हुआ है, उससे इस समस्या को बढ़ाने में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। और जो सफाई की जो व्यवस्था की जब बात कर रहा था कि जब इस काम को संभाला तो आप देखते हो कि 27 के 27 वार्डों में हमने डोर टू डोर से कूड़ा उठाने के लिए टिप्परों की व्यवस्था और स्टाफ की व्यवस्था की है। उसके चलते एक सुधार हुआ है कि आप प्रत्येक चौक पे जो कूड़े के ढेर देखते थे जिससे बहुत ज़्यादा परेशान थी आसी, वो लगभग मेन चौकों से अब खत्म हो गए हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरी तरह से सब जगह से खत्म हो गया, मेन सब जगह से लगभग खत्म हो गया है। लेकिन अभी भी क्योंकि कूड़े जो है ना जी, इसका निस्तारण की कोई व्यवस्था तो अभी तक बनी नहीं, तो इसका मतलब कूड़ा तो, और वो चौक पे हो रहा नहीं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो शिफ्ट हुआ है ना वो। और जहाँ शिफ्ट हुआ है तो उन लोगों को तकलीफ भी होगी। तो हो सकता है कि वो इस प्रकार से शिफ्ट हो गया हो जहाँ पहले कम दिखाई दे रहा हो, लेकिन वहाँ कुछ 2-4-5 मकान हो तो वो लोग तो परेशान होंगे। हम देखते भी हैं कई जगह ऐसी है। अभी भी मैं रास्ते में आ रहा था तो मैंने एक पॉइंट को देखा कि वो ज़्यादा डिस्टर्ब था। ऐसा नहीं है कि समस्याएं, मेरा मानना है कि कभी ख़त्म नहीं होती। समस्याओं का स्वरूप बदल जाता है, समस्याएं कम ज़्यादा हो जाती है, तो आपको समस्याओं के साथ हमेशा जूझना पड़ता है। और मैं इस कड़ी में जूझने के लिए तैयार हूँ। और मैं ये भी मन बनाए हुआ हूँ कि नगर परिषद के 2 काम हैं मुख्य रूप से जो सीधे जनता से जुड़े हुए हैं। मैं विकास की बात, डेवलपमेंट की बात, सिविल वर्क्स की बात नहीं कर रहा, क्योंकि वो तो सीधा डेवलपमेंट का काम है और जितना फंड सरकार से प्राप्त होता है उसी प्रकार से योजनाएं बना करके उनको कर दिया जाता है। लेकिन मूल रूप से 2 जो सेवा का जो क्षेत्र है, 2, एक तो स्ट्रीट लाइट और एक सफाई जी,
ये मैं समझता हूँ कि नगर परिषद की सीधे जिम्मेवारी है, जिससे उसकी सीमा में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति उसकी सेवा से प्रभावित होता है। अच्छा, इस बार जो एक चीज़ होने वाली है चुनाव के बाद, पहले जो था पार्षद प्रधान चुनते थे, अब जनता सीधा प्रधान खुद चुनेगी। तो एक तो जो पार्षद ब्लैकमेल कर रहे थे प्रधान को, बार बार पैसे भी काफ़ी प्रधान के खर्च हुए थे, उसमें 20-20, 50-50 लाख रुपए तक बोली चली गई, ऐसा शहरों में चर्चा है। कईयों ने तो 5-5 हज़ार की बेल्ट तक खरीदी है, अय्यासियाँ की हैं वो अलग। तो वो सारा खर्चा जो प्रधान का बचने वाला है, तो करप्शन के ऊपर उस पर अंकुश लगने की संभावना है। नहीं, कई बुराइयाँ थी इसमें, कई बुराइयाँ थी, केवल पैसे से रिलेटेड ये बात नहीं है, क्योंकि इसमें कई बुराइयाँ थी कि 5 साल का जो कार्यकाल रहता था वो भी हर वक्त दबाव में निकलता था। मान लो एक वार्ड में एमसी चुना गया है और वो एमसी का कोई टकराव वार्ड में किसी अन्य व्यक्ति से है, क्योंकि चुनाव तो किसी अन्य ने भी लड़ा होगा, हाँ जी, हाँ जी। चुनाव के टकराव के और भी अन्य कोई कारण उसके व्यक्तिगत हो सकते हैं। विकास तो समान होना चाहिए ना। हमारी सरकार का तो ना हरियाणा एक, हरियाणवी एक, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, हम तो उस नीति के तहत काम करते हैं। लेकिन जब पार्षद के ताकत के दम पर चेयरमैन खड़ा होता है तो वो पार्षद की मर्जी के बिना वो काम करवाने में सक्षम सारा कई बार हो नहीं पाता, जिससे भी समस्याएं बढ़ती हैं। तो ये कई तरह के एंगल है जिसमें से ये डायरेक्ट चुनाव होने से वो मिटेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने समस्या को समझा और इसको सुधारने का काम किया। और जब डायरेक्ट जनता से चुना जाएगा उस पर जिम्मेवारी भी ज़्यादा होगी और वो सब लोगों को साथ लेकर के चल के समान विकास करने की मंशा भी रखेगा। अब मैं आपसे एक बात और पूछना चाहता हूँ, आप पार्षद रह चुके हैं और काफ़ी टाइम से प्रशासन से मिल करके काम भी कर रहे हैं, सक्रिय हैं, और कई चुनाव आपने देखे हैं। जब चुनाव आता है उस वक्त आम वोटर की क्या मनोदशा होती है, और बाद में वही वोटर अपने नेता को कोसने लग जाता है। जैसे कि हम किसी को पार्षद बनाए, प्रधान बनाए, हम खुद चुनते हैं, एमएलए बनाए, लेकिन जब वो बना देते हैं उसके बाद हम कोसने लग जाते हैं। ये जो दोगली नीति है, क्या आपके इसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, ये दोगली नीति नहीं है। हम लोकतांत्रिक देश के निवासी है और हमारी जो व्यवस्था लोकतंत्र पे टिकी हुई है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और कोई भी व्यक्ति 100% वोटों के साथ तो बनता नहीं। और नंबर भी बहुत लार्ज है, हमारी पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, और कितने काम आप कर लो, कितने अच्छे काम आप कर लो, उसका शोर रहता है 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, फिर लोग भूल जाते हैं, क्योंकि उसके सामने में नई चीज़ें डिमांड के तौर पे आती है जी। और विरोध करने वाले लोग भी लगभग बराबर के ही होते हैं। और विरोध का डंका जो बजता है देर तक बजता है, क्योंकि वो तकलीफ़ का कारण भी होता है। तो वो मज़े भी उसमें ज़्यादा आते हैं, क्योंकि चटकारे की चीज़ें होती है। ये हमारे यहाँ कहावत भी है कि जो अच्छी चीज़ होती है वो 1 कोस तक जाती है, बुराई जो 100 कोस तक जाती है। तो वो जो डंका जो बजता ज़्यादा है, जो बजता ज़्यादा है, तो उससे विरोध नज़र आता है। विरोध होता तो है ही, क्योंकि उसके पक्ष में जो वोट परसेंटेज है, अगर मैं बात करूँ तो लगभग अच्छे मार्जिन से जीतने वाले जो कैंडिडेट हैं उनको भी 40% के करीब वोट मिलता है। और अगर हम डायरेक्ट मैथमेटिक्स के हिसाब से देखें तो 60% लोगों ने उसके विरोध में वोट भी दिया है। और अगर हम लोकतांत्रिक तरीके से देखें तो 40% वोट दे करके उसने बहुत अच्छे मार्जिन के साथ भाई सबसे बड़ा एक ग्रुप तैयार करके भाई सबसे ज़्यादा लोगों का समर्थन प्राप्त करके उसने विजय प्राप्त की। तो सफलता भी बहुत बड़ी है और ये लोकतंत्र की खूबसूरती भी है। तो विरोध नज़र आता है और ये स्वाभाविक प्रक्रिया है और विरोध नज़र आना भी चाहिए। मेरा व्यक्तिगत तौर से मानना है कि विरोध आना चाहिए, क्योंकि जब आप कोई काम करते हो तो निश्चित तौर से गलतियाँ होती है, कमियाँ रहती है, और वो विरोध होता है तो उससे पता चलता है, सुधार की गुंजाइश बनती है। अब मैं आपसे एक बात और पूछता हूँ। बात आई चुनाव लड़ने की, आपने सारी बातें बता भी दी, और निसंदेह आपका पार्षद रहते हुए हांसी शहर के अंदर एक अनुभव भी है काम करने का नगर परिषद के अंदर, और आपने काम किया भी है। अब मैं आपसे जो बात पूछने वाला हूँ वो ये है कि अब आती है पार्टी की टिकट, क्योंकि आजकल तो छोटे लेवल पे भी पार्टी की टिकट की अपेक्षा की जाती है, वो मिले तो मैं जो है ना वो चुनाव लड़ूँ। तो हांसी के अंदर आपके भाजपा के दावेदार कौन कौन हैं, और अगर आपको टिकट मिली तो चुनाव लड़ोगे, नहीं मिली तो भी लड़ोगे? नहीं, भाजपा के अंदर टिकट की दावेदारी होती नहीं है। व्यक्ति सेवा भाव से हम तो 24 घंटे 12 महीने भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की एक नीति अंत्योदय के ऊपर काम करते रहते हैं और हर वक्त चुनावी मोड में रहते हैं। और पार्टी जिसे भी जिस लायक जिस
तरह से उस पर दायित्व सौंपना चाहती है, समय पर निर्धारित करती है और वो व्यक्ति उस दायित्व को लेकर के आगे ग्रहण करने का काम करता है। नहीं, अगर पार्टी अगर जरूर समझेगी कि मैं इस पद पर मुझे इस दायित्व का निर्वहन करना चाहिए और वो मुझे आदेश देगी, तो मैं सुनिश्चित तौर से उस दायित्व का निर्वहन करने का काम करूँगा। तो जनता पार्टी में कई तरह की आँखें हैं जो सुनिश्चित तौर से अपना सर्वे करते रहती है, उसमें से जो काम निकलता है, नाम निकलता है, जिस प्रकार की व्यवस्थाओं की जरूरत होती है उस प्रकार की व्यवस्थाएं स्वयं में बन जाती है। तो आपकी इस दिशा में तैयारी क्या चल रही है? तो और समय तैयार रहते हैं। कामी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते हर वक्त हम तो नहीं, वो तो कार्यकर्ता के तौर पे तो आप काम कर रहे थे। अब चुनाव को लेकर के आपकी क्या तैयारी है? नहीं, हम कोई विशेष तैयारी नहीं करते, सीधा सीधा जनता की सेवा का काम करते हैं। जब चुनाव आते हैं तो चुनाव लड़ते हैं। जब चुनाव का टाइम आएगा और आपको जिम्मेदारी दी जाएगी तो आप चुनाव लड़ेंगे जी, वरना तब तक आप एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह से आप पार्टी का काम करेंगे। नहीं, चुनाव भी सामान्य कार्यकर्ता की तरह ही लड़ेंगे। तो आपने एक कार्यकर्ता की हैसियत से सरकार तक हांसी की समस्याएं को पहुंचाने के लिए क्या क्या काम किया है? वो लगातार जारी रहता है सर, जितनी भी क्योंकि मेरे पास तो जिम्मा निगरानी कमेटी का है और सीएम डॉक्यूमेंट पर्सन के तौर पे भी है, तो लगभग हर तरह की सुझाव माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय जिला अध्यक्ष जी और जिनके भी दायित्व जिम्मेवारी या प्रभारी के तौर पे या अन्य किसी प्रकार के प्रकोष्ठों के तौर पर या स्पेशल भी कई बार इस प्रकार की व्यवस्थाएं बनती हैं और लगातार वो सूचनाएं लेते रहते हैं और हम देते रहते हैं। जैसा कि अभी आपने देखा कि परवीन जी ने बहुत सी बातें बताई हैं। उम्मीद करनी चाहिए कि आने वाले चुनाव के बाद नगर परिषद जो नई गठन होगा तो उसके अंदर कुछ समस्याओं का समाधान हो सकेगा। बाकी निर्णय आपके हाथ में है। नेताओं की बात नेताओं की, आपकी जनता की सोच अपनी, क्या चुनना है, क्या बनाना है, भविष्य आपके अपने हाथ में है। तो आने वाले चुनाव में आप क्या निर्णय लेते हैं ये आपने सोचना है और हमारा कर्तव्य है कि हम हमारे जो इस दिशा में नेता काम करने वाले हैं उनको आप तक लाते रहेंगे। अगले कार्यक्रम का इंतज़ार कीजिए किसी और नेता के विचार सुनने के लिए। धन्यवाद।